तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने बात किया कि कैसे नोकिया की शुरुआत हुई एक पेपर मिल की कंपनी की तरह और कैसे इन्होंने रेडियो टेलीफोन्स बनाने चालू किए और धीरे धीरे मोबाइल्स के इवोल्यूशन शुरू हुए। नोकिया 1100 वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स में से एक है दुनिया के, और नोकिया ने अपना सप्लाई चेन का पूरा प्रोसेस सॉल्व किया और कैसे वो दुनिया की नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी। तो इस पार्ट में हम बात करने जा रहे हैं कि वो नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसे मार्केट से फेल होती गई 2005-6 के बाद से। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके पार्ट 1 वीडियो देखिए ताकि आप इजीली इस वीडियो को रिलेट कर सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। And that includes the Lumia 920 and the Lumia 820, two products that we believe represent the most innovative smartphones in the world. I have an iPhone. Oh, how embarrassing. Yeah. Right here, there you go. I want to have a Nokia phone. It's gone. 920 and its mid-range partner, the Nokia Lumia 820. So very excited about those announcements. Microsoft taking on Samsung and Apple and buying Nokia's smartphone business. For Microsoft, it's also a signature event. The Japanese consumer electronics companies, who were the preeminent hardware makers of consumer electronics until recently, couldn't do software work as well as needed to be done. तो नोकिया यहाँ पे मार्केट में एक बड़ा कंपटीशन दे रही थी माइक्रोमैक्स और बाकी सारी कंपनीज को। यहाँ पे अपनी पूरी मैनेजमेंट को चेंज होने के बाद नोकिया एक नई तरीके से मार्केट में चल रही थी और इन्होंने N95 फोन लॉन्च किया जो कि एक जवाब था यहाँ पे माइक्रोमैक्स के लिए। ये अपना एक स्लाइडिंग फोन इन्होंने लॉन्च किया। इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा थी और इस फोन में वो सारे कुछ फीचर्स थे जो एक नए स्मार्टफोन में हुआ करते हैं। 2007 मार्च में लॉन्च हुए इस फोन में जीपीएस इनेबलिंग सिस्टम था, मतलब जो आज की डेट में बड़ा कॉमन हमारे पास जीपीएस है, ये नोकिया का पहला फोन था जिसमें कि जीपीएस इनेबल्ड था। इस फोन में 5 मेगापिक्सल का कैमरा था और 2.6 इंच की डिस्प्ले थी, तो उस समय के लिए एक बड़ा हिट माना जा सकता है ये नोकिया का फोन। यहाँ पे नोकिया ने कई N सीरीज में फोन्स लॉन्च किए, जैसे N95 हो गया, N70 हो गया, N76 हो गया। ये बड़े ही ज्यादा चलने वाले नोकिया की पूरी सीरीज थी। लेकिन दोस्तों मार्केट अब बदलने वाला था क्योंकि 2007 में कोई एक ऐसा प्लेयर आ रहा था जो नोकिया को ही मार्केट से बाहर कर देने वाला था। तो ये था फोन एप्पल अपना पहला आईफोन मार्केट में लॉन्च करती है। Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. आईफोन में सबसे स्पेशल चीज थी इसमें कोई बटन्स नहीं थे। ये पूरी तरह से टच स्क्रीन में काम करता था, मतलब आप स्क्रीन को ही टच करके कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। और इसके पहले नोकिया बटन वाली फोन लेके आ रही थी। ये फोन ने मार्केट को पूरी तरह से बदल दिया और वो N95 जो इस समय तक दुनिया का सबसे बेहतरीन फोन माना जा रहा था, उसकी मार्केट में वैल्यू गिरने लगी क्योंकि यहाँ पे कुछ नया इनोवेट कर दिया था स्टीव जॉब्स ने एप्पल में। दोस्तों यहाँ पे एक और बड़ा हिट लगने वाला था नोकिया को क्योंकि गूगल ने अपना पहला एंड्रॉइड फोन लॉन्च किया। अब एक नई वॉर शुरू हो गई थी मार्केट में, ऑपरेटिंग सिस्टम की वॉर। यहाँ पे सिम्बियन टेक्नोलॉजी पे नोकिया काम कर रहा था और एप्पल का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था और गूगल यहाँ पे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आया था, उस वही एंड्रॉइड जिस पे आज भी हम काम किया करते हैं। लेकिन नोकिया भी उस समय की सबसे बड़ी ब्रांड थी, तो वो भी कहां से चुप बैठने वाली थी। उसको एप्पल को और गूगल को एक बड़ा जवाब देना था। तो यहाँ पे 2008 के अक्टूबर में इन्होंने अपना अगला फोन लॉन्च किया N5800। ये फोन पूरी तरह से टच स्क्रीन वाला था और इन्होंने एज ए कंपटीशन ये मार्केट में लॉन्च किया। इस फोन ने बहुत ही ज्यादा मार्केट गेन किया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि नोकिया के आगे तो आज भी कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब नोकिया का मार्केट खत्म होने वाला था। नोकिया अपने नाम की वजह से ये फोन तो बहुत ज्यादा बेच ले गया, लेकिन जब लोगों ने इसे यूज किया तो इसका जो सॉफ्टवेयर था वो बहुत ही खराब था क्योंकि ये सिम्बियन पे काम कर रहे थे और इनका काफी स्लो था हो गया था फोन। और वही अगर जो एप्पल के जो आईफोन था वो बहुत ही फास्ट था इससे। तो यहाँ पे एक बड़ा डेंट लगने वाला था अब नोकिया को। दोस्तों नोकिया के फेल्योर के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें बाहरी नहीं, हमें कंपनी के अंदर के लोगों से समझना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिली, जिसमें एक आर्टिकल था यहाँ पे फ्रैंक न्यूवो का, जो कि नोकिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे साल 2006 के पहले तक और चीफ डिजाइनर भी रहे थे। जब मैनेजमेंट चेंज हुआ 2006 में तो ये भी टीम से बाहर हो गए थे। उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया, नोकिया में इनोवेशन की कोई कमी नहीं थी। मतलब एप्पल जितना इनोवेशन सोच सकती थी उससे कई साल पहले नोकिया वो इनोवेशन तैयार करके रखी थी। नोकिया के पास एप्पल से बहुत पहले यहाँ पे प्रोटोटाइप था अपने 8 इंच के टैबलेट का, लेकिन उन्होंने मार्केट में वो लॉन्च ही नहीं किया। उसका रीजन था कि इनको डर था कि जो हमारी मार्केट में एक बड़ी पोजीशन है वो मेंटेन नहीं रहेगी, हो सकता है वो पोजीशन गिर जाए।
तो यहाँ पे नोकिया अब डर रही थी मार्केट में, इसलिए वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रही थी। वो अपना पोजीशन रिटेन करके रखना चाहती थी, वो टॉप पोजीशन हमेशा अपना बरकरार रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कोई बड़े एक्सपेरिमेंट नहीं किए। वो उन्होंने देखा कि मार्केट में बटन वाले फोन तो चल ही रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने फोन में कोई चेंजेस नहीं किए यहाँ पे। अभी अगर हम नोकिया के कुछ और इंजीनियर्स का यहाँ पे माइंडसेट समझने की कोशिश करें तो हम थोड़ा और डेप्थ में चीजें समझ पाएंगे। उनके इंजीनियर्स नोकिया के सोचा करते थे कि आईफोन काफी महंगा है इसको मैन्युफैक्चर करने में, और ये सिर्फ 2G पे काम किया करता है, और नोकिया यहाँ पे 3G पे काम कर रही थी। दोस्तों नोकिया को अपना बटन वाला फोन ज्यादा बेटर दिख रहा था इन प्रेजेंस ऑफ टच स्क्रीन के। यहाँ पे नोकिया के इंजीनियर्स का एक और व्यू था कि जो आईफोन है वो ड्रॉप टेस्ट में पास नहीं हो सकता, मतलब अगर उसको कहीं छत से गिराया जाए तो आईफोन टूट जाएगा। लेकिन अब जमाना तो बदल रहा था ना, लोगों को हार्ड फोन नहीं चाहिए था, लोगों को एक बेटर फोन चाहिए था। ये नोकिया के इंजीनियर समझ नहीं पा रहे थे। कुछ टाइम बाद नोकिया के इंजीनियर्स को ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा गेम होने जा रहा है। मतलब जो आईफोन का जो एक स्लीक डिजाइन है वो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से है। आईफोन फास्ट है क्योंकि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम इतना बेटर है। तो अब टीम में एक फाइट चलने लगी कि हम सिम्बियन जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उसको मेंटेन करना चाहिए कि चेंज कर देना चाहिए। तो यहाँ पे टीम दो पार्ट में नोकिया की बट गई। एक टीम चाहती थी कि वो सिम्बियन से बदल के दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जाए, और एक टीम चाहती थी कि वो सिम्बियन में ही रहे। अब दोनों टीम मिलके अपने टॉप लीडरशिप को इंप्रेस करना चाहती थी अपने व्यूज से। एलिस्टर क्यूटिस जो कि नोकिया के 2006 से 9 तक चीफ डिजाइनर रहे, उन्होंने बताया कि नोकिया अपनी इंटरनल फाइट्स में ज्यादा बिजी थी और वो अपने डिजाइन को ज्यादा बेटर करने में नहीं लगी थी। इंटरनल कंपनी में काफी फाइट्स होनी शुरू हो गई थी। वहीं अगर हम क्वालकॉम के एक पर्सन जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, पॉल जैकब्स, कुछ टाइम के लिए उन्होंने जब नोकिया ज्वाइन किया तो उन्होंने बताया कि नोकिया में 2008 के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया अपने स्ट्रेटजीज बनाने में। पॉल बताते हैं कि उन्होंने कई सारी स्ट्रेटजीज बना के नोकिया को दी, लेकिन वो अपने इंटरनल डिस्कशंस में ही बिजी थी। उनको यही नहीं पता था कि हमें सिम्बियन से मूव करना है किसी और सॉफ्टवेयर पे या हमें कहाँ जाना है। नोकिया के पास पैसे बहुत थे तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाती जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जरूरत थी एक अच्छे विजडम की, एक अच्छे दिमाग की जरूरत थी, एक अच्छे बिजनेस माइंडसेट की जरूरत थी जो कि बिजनेस को आगे ले जा सके, और वो कहीं लैक हो रही थी। उसी समय नोकिया अगर एंड्रॉइड पे मूव कर चुकी होती तो आज शायद वो दुनिया की नंबर 1 प्लेयर होती। लेकिन उनके स्मार्टफोन डिवीजन मैनेजर यहाँ पे एनसी वंजोकी का मानना था कि मूविंग टू एंड्रॉइड इज लाइक पीइंग इन योर पैंट फॉर वार्मथ इन विंटर। इसका मतलब ये था कि वो कह रहे थे कि ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, नोकिया को कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे जाना चाहिए। तो मतलब उन्हें एंड्रॉइड उस समय कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आप आज के डेट में देख सकते हैं कि सारी कंपनियां एंड्रॉइड पे ही वर्क कर रही हैं, एप्पल अपना खुद का सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है। तो ये डिफरेंस था नोकिया की उस सोच में। कंपनी में यहाँ एक और मोड़ आता है और साल 2010 में स्टीफन एलॉप इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस कंपनी के लिए। तो पहले हम इनकी थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। ये मैक्रोमीडिया नाम की कंपनी में सीईओ थे, और जिसे बाद में 2005 में एडोबी ने इसे एक्वायर कर लिया, और उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट में चले गए और यहाँ पे ये एमएस ऑफिस प्रोडक्ट में काम करना शुरू कर लिया। और 2008 से 2010 तक इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम किया था, और उसके बाद इन्होंने नोकिया में एज ए सीईओ ज्वाइन किया। स्टीफन एलॉप की कंपनी में ज्वाइन करने के बाद कंपनी रिसर्च प्रोसेस में ज्यादा पैसे लगाने लगी। मतलब $5 बिलियन कंपनी लगा रही थी अपने रिसर्च प्रोसेस में। मतलब आप समझ लीजिए उस समय के स्मार्टफोन इंडस्ट्री का करीब 30% पैसा कंपनी रिसर्च पे ही डाल रही थी। यहाँ पे स्टीफन एलॉप पूरी दुनिया में घूम रहे थे और वो देख रहे थे किस तरह से प्रोग्रामर्स वर्क करते हैं। उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला कि वो अपने सॉफ्टवेयर को इतना इजी करेंगे कि बाकी के प्रोग्रामर्स एप्लीकेशन बना सकें यहाँ पे नोकिया के जो डिवाइस पे। जैसा कि आज की डेट में हम प्ले स्टोर पे ऐप्स बनते हुए देखते हैं, ये कंपनी उस समय करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों जब एक पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं हर डिसीजन को, यहाँ पे लेकिन एक सीक्रेट रूम में बैठ के डिसीजन लिया जाने लगा था, और उसमें स्टीफन एलॉप का बहुत बड़ा यहाँ पे भागीदारी थी। स्टीफन एलॉप अपने मन से कुछ डिसीजन लिए जा रहे थे और कंपनी को नीचे बाद में सारी चीजें बताई जा रही थी। कंपनी के जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनके मैनेजर्स थे, उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, और कंपनी में सबको डर था कि कहीं हमें कंपनी से निकाल न दिया जाए। तो हर कोई अपनी कुर्सी बचाने में अब लगा हुआ था। कंपनी यहाँ पे डूबने की कगार पे जाने वाली थी। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने 2 और नए वर्जन लॉन्च किए, N90 और N900। नोकिया की जब किसी तरह से कोई बात नहीं चल रही थी मार्केट में, तो उन्होंने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज किया और इन्होंने यहाँ पे मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया। और ये नोकिया के N9 में हम देख सकते हैं वो मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम पे उन्होंने यूज किया था। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत अच्छा स्टेप था और कंपनी को इस पे रुकना चाहिए था। लेकिन कंपनी यहाँ पे कुछ और ही मूड में थी और शायद इंटरनल कुछ अलग ही चल रहा
था, जो कि अभी आपको समझ में आने वाला है। फरवरी 2011 में स्टीफन एलोप यहाँ पे स्टीव बामर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, उनके साथ एक जॉइंट इंटरव्यू करते हैं और वहां पे ये लोग अनाउंस करते हैं कि यहाँ पे नोकिया पार्टनरशिप करने जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ और यहाँ पे वो उनका विंडोज यूज करेगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। और इसके बाद नोकिया लूमिया लॉन्च करता है। यहाँ पे 3 वर्जन फोन लॉन्च किए जाते हैं नोकिया लूमिया के। नोकिया ने यहाँ पे 3 मॉडल रिलीज किए, लूमिया 710, लूमिया 800 और लूमिया 900। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत देर हो रही थी मार्केट में और बाकी बड़े प्लेयर्स मार्केट में तैयार हो चुके थे और सैमसंग ने इसी समय जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर का टैग था नोकिया के पास वो छीन लिया था और सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। यहाँ पे ये अपने लूमिया को ही और अपडेटेड करते जा रहे थे। लूमिया 925 इन्होंने लॉन्च किया जो थोड़ा और स्लिम था और वो मार्केट में लॉन्च करते चलता जा रहा था। 2013 में नोकिया ने देखा कि कैमरा फोन की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है क्योंकि आईफोन ने बेस्ट कैमरे का सिस्टम मार्केट में बना दिया था एकदम, और अब लोगों को अच्छे कैमरे की आदत पड़ती जा रही थी। तो यहाँ पे नोकिया इन्होंने 1020 लॉन्च किया जिसमें कि 41 मेगापिक्सल का कैमरा था। कंपनी को यहाँ पे मार्केट में अट्रैक्शन मिला क्योंकि इनका कैमरा बहुत अच्छा था, लेकिन कंपनी का जो पूरा सिस्टम था वो अभी भी फेल हो रहा था क्योंकि इनके एप्लीकेशन बहुत स्लो थे और लोगों को यूज करने में बहुत लूमिया में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए ये फोन भी मार्केट में ढंग से नहीं चल पा रहे थे। यहाँ पे नोकिया अब लॉसेस में जाने लगी थी, अब जहाज डूबने वाला था। कंपनी को यहाँ पे 115 मिलियन यूरो का ऑपरेटिंग लॉस हो चुका था उस साल, और साल 2013 में कंपनी ने अपना 24% रेवेन्यू लूज किया था पूरे मार्केट में। अगर आप नोकिया का ग्राफ देखेंगे तो 2008 इनका पीक ईयर था जहां पे नोकिया ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया और उसके बाद कंपनी यहाँ पे मार्केट में बहुत बुरी तरह से गिरने लगी। अगर आप देखेंगे साल 2011 से कंपनी ने हर साल $4.1 बिलियन का लॉस किया। अब कंपनी यहां पे डूबने लगी थी और यहां पे कंपनी को बचाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और कंपनी के सीईओ भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे कंपनी को बचाने के लिए। और इसके बाद 3 सितंबर 2013 को नोकिया के लिए सबसे बुरी खबर आती है, वो ये थी कि नोकिया अब बिक चुका था यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के पास और स्टीव बामर ये चीज अनाउंस करते हैं मार्केट में कि उन्होंने $7 बिलियन में नोकिया को खरीद लिया है। For Microsoft, it's also a signature event. और जो इनके सीईओ थे यहाँ पे स्टीफन एलोप, उन्होंने भी सीईओ का पद छोड़ दिया था और वो वापस यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब 2008 से 10 उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया था, फिर वो नोकिया ज्वाइन किए थे और वापस उन्होंने कंपनी के बिकने के बाद उन्होंने फिर से माइक्रोसॉफ्ट दोबारा ज्वाइन कर लिया। तो क्या लगता है दोस्तों आपको क्या गलती रही होगी? यहाँ पे एक पीछे एक और झूठ छुपा हुआ है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि नोकिया अपने ही कारणों से मार्केट से बाहर हो गई, लेकिन यहाँ पे एक डार्क ट्रुथ और भी है। यहाँ पे स्टीफन एलोप जो कि माइक्रोसॉफ्ट दोबारा ज्वाइन करते हैं, उनको 18.8 मिलियन यूरो का यहाँ पे कंपनी बोनस देती है और ये बोनस उसी दिन मिलता है जिस दिन नोकिया यहाँ पे बिकी थी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ। तो मतलब यहाँ पे कुछ एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। ये सच तो कभी वापस नहीं आएगा मार्केट में, लेकिन कुछ ऐसा मार्केट में ये चीज बताया गया और लोगों ने भी एनालिसिस किया कि जो स्टीफन एलोप थे उन्होंने नोकिया इसीलिए ज्वाइन किया था कि नोकिया को वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए और वो वापस माइक्रोसॉफ्ट उस कंपनी को खरीद ले बहुत ही कम पैसे में। और हुआ भी दोस्तों कुछ ऐसे ही, और स्टीफन एलोप वापस उसी कंपनी में चले जाते हैं क्योंकि स्टीफन एलोप ने कोई अच्छा डिसीजन कंपनी के लिए नहीं लिया। जिस समय वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल करके एंड्रॉइड लेके आ सकते थे मार्केट में, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया और वो विंडोज के साथ कोलैबोरेशंस में लगे रहे। तो दोस्तों इस तरह से नोकिया की कहानी खत्म होती है और यहाँ पे नोकिया को पूरी तरह से रिप्लेस करके उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट लूमिया कर दिया कंपनी का ब्रांडिंग। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे मेरा टेक पूछेंगे कि नोकिया यहाँ पे क्यों फेल हुई, तो मैं थोड़ा सा अलग एक ओपिनियन देना चाहता हूँ। नोकिया अपने कंफर्ट जोन की वजह से फेल हुई, वो इनोवेशन की कमी में नहीं फेल हुई, क्योंकि नोकिया पहले से वो इनोवेशन कर सकती थी जो यहाँ पे एप्पल सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मेरे आपकी सबकी लाइफ में होता है, हम जिस एक पोजीशन को मेंटेन कर लेते हैं हम उसको छोड़ने से डरते हैं और यही इस एक कंफर्ट जोन में नोकिया भी फंस के रह गई। तो आपको यहाँ पे खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या आप भी कंफर्ट जोन में नहीं फंस गए हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक कंफर्ट जोन में हैं, तो आपको उससे बाहर आना चाहिए। दूसरा एक बड़ा और लेसन इस स्टोरी से हम सीख सकते हैं कि कितना भी बड़ा आपके सामने नोकिया जैसा मार्केट में प्लेयर हो, लेकिन अगर आप में इनोवेशन जिंदा है तो आप अकेले दम पे, आप अकेले स्टीव जॉब्स बन के आप बड़ी बड़ी नोकिया को मार्केट से बाहर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों स्टोरी है नोकिया की। तो दोस्तों और बेटर एनालिसिस के लिए आप भी कमेंट ऑप्शन में लिख के अपना ओपिनियन बताइए कि नोकिया क्यों फेल हुई, ताकि हम एक बेटर यहाँ पे सॉल्यूशन पे जा सके, एक बेटर एनालिसिस हम कर सके। तो आइए कमेंट ऑप्शन में आप और हम बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों इसका पार्ट 3 अभी भी बचा हुआ है।
पार्ट 3 में यहां पे नोकिया रिवाइव करती है और नोकिया वापस मार्केट में लौट के आती है। तो हम पार्ट 3 में बात करेंगे कि नोकिया वापस मार्केट में कैसे आई और आज भी नोकिया अपने आप को एक बेटर पोजीशन पे मेंटेन करके रखी हुई है। तो पार्ट 3 में हम वो सब कुछ बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।